गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इस चैप्टर को एंड करेंगे और इस एंड टॉपिक पे हम बात करते हैं सेलों के संयोजन। सेलों के संयोजन के बारे में हम बात करेंगे। इस तरह का संयोजन हमने धारिता में और प्रतिरोध जोड़ने में किया। जिस तरह हमने धारिता को और आपके प्रतिरोधों को जोड़ा था, उसी तरीके से हम लोग अपने सेलों के भी संयोजन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा संयोजन की क्रिया है या प्रक्रिया है, वो है श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन का मतलब होता है यदि हमने एक जैसे सेल को एक के बाद एक श्रेणीक्रम आधार पर जोड़ा है और ये सारे सेल एक जैसे मतलब एक जैसे मान वाले हैं और इनके लिए हमने बाहर प्रतिरोध भी लगाया है। मतलब ये कि यदि हम आंतरिक तौर पे चलें तो सबका ईएमएफ विद्युत वाहक बल जो है वो क्या है, कॉमन रहेगा और आंतरिक प्रतिरोध जो है वो क्या रहेगा, सबका बराबर रहेगा। ठीक, तो इस आधार पर जब हम चलते हैं तो हम सबसे पहला अपना मान निकालते हैं कि हमारे पास कुल सेल कितने दिए। कुल सेल मान लेते हैं हमारे पास n। तो ऐसे आधार पर हमारे लिए कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाए, R प्लस R कितने दफे, n दफे, क्योंकि हम n को उससे गुणा करते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध क्योंकि श्रेणीक्रम आधार पर है तो वो क्या हो जाएगा, NR के बराबर हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्योंकि बाह्य प्रतिरोध भी लगा है तो हमारे लिए कुल प्रतिरोध इस पूरे सर्किट का कितना हो जाएगा, R प्लस NR। ठीक, अब हम बात करते हैं कुल विद्युत वाहक बल EMF। हमारे पास क्योंकि n नंबर ऑफ सेल्स एक के बाद एक श्रेणीक्रम आधार पर लगे हुए हैं तो हमारे लिए कुल ईएमएफ कितना हो जाएगा, NE। ठीक, इस आधार पर यदि हम कुल धारा ज्ञात करना चाहते हैं, कुल धारा का मान यदि ज्ञात करेंगे मतलब I बराबर हो जाएगा कुल ईएमएफ बटे कुल प्रतिरोध। इस आधार पर यदि हम सूत्र को रखें तो हमारे को कुल धारा का मान मिलेगा। तो कुल धारा I बराबर कुल ईएमएफ हमारा कितना है, कुल ईएमएफ हमारा है NE बटे कुल प्रतिरोध हमारा कितना है, R प्लस NR। तो हमारे पास धारा का मान कितना मिलता है। ठीक, पर यहाँ पे दो स्थितियाँ ये कह रही हैं। पहली स्थिति, यदि बाह्य प्रतिरोध काफी अधिक होगा आंतरिक प्रतिरोध के, यदि बाह्य प्रतिरोध अधिक है हमारे लिए आंतरिक प्रतिरोध के, तो ऐसे मान पे यदि हम चलें तो हमारे लिए बाह्य प्रतिरोध की वजह से ये लाभप्रदक नहीं होगा। कारण इसका ये है कि क्योंकि बाह्य प्रतिरोध सेल के मान को कुछ नहीं दे रहा, सेल को वो धारा प्रवाहित करके दे रहा है। इस आधार पर हमारे लिए I का मान कितना हो जाएगा, NE बटे R, जो हमारे लिए लाभप्रद नहीं होने की वजह से हम इस तरह का कॉम्बिनेशन या बाह्य प्रतिरोध का मान ज़्यादा नहीं है। पर दूसरी स्थिति में यदि आंतरिक प्रतिरोध काफी अधिक है बाह्य प्रतिरोध के तो I बराबर क्या हो जाएगा, NE बटे NR। R से N कट गया तो मान कितना मिलेगा, E बटे R। इस आधार पर जब आप चलते हैं तो इस आधार पर ये एक ऐसी मान होगा जिसमें आप यदि आंतरिक प्रतिरोध के मान को अधिक लोगे तो बाह्य प्रतिरोध कम लिया जा रहा है, तो ये हमारे लिए मैक्सिमम करंट अधिकतम धारा प्रवाहित करके हमको देगी। मतलब यदि कि आप किसी श्रेणीक्रम आधार पर कई सेलों को जोड़ते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उनका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और बाह्य प्रतिरोध कम होना चाहिए। यदि आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा तो ऐसे समय पे हमारे पास धारा का मान अधिक मिलेगा।
तो इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हम तब करें जब हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो और बाह्य प्रतिरोध कम हो। दूसरा जो तरीका है वो है समांतर क्रम। समांतर क्रम की बात यदि की जाए तो हमारे पास मान लेते हैं n नंबर ऑफ सेल है जो हमने समांतर क्रम में जोड़े हैं और इनको जोड़कर हम एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये मान निकालेंगे कि हमारे पास कुल सेल कितने हैं। कुल सेलों की संख्या, कुल सेलों की संख्या मान लो हमारे पास n है जो समांतर क्रम में जोड़े। समांतर क्रम में जोड़ने की वजह से इनका जो आंतरिक प्रतिरोध वो कैसे जुड़ेगा, समांतर क्रम में। तो इस आधार पर हम कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। कुल आंतरिक प्रतिरोध मतलब 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r कितनी दफे हम करेंगे, n दफे। तो 1/r डैश का मान n/r हो जाएगा, तो r डैश का मान r/n। ठीक, इस जगह पे हम बात करते हैं कुल प्रतिरोध की। कुल प्रतिरोध क्योंकि बाहर भी प्रतिरोध लगा है r, तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा r प्लस r डैश मतलब r प्लस r/n। लघुत्तम लिया जाए इसका तो nr प्लस r/n का मान मिलता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कुल EMF की, कुल विद्युत वाहक बल की। कुल विद्युत वाहक बल क्योंकि ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो इस आधार पर सबका EMF क्या होगा, बराबर होगा। सबका EMF, सबका विद्युत वाहक बल का मान बराबर होने पर हम अब इसकी कुल धारा निकालते हैं। तो कुल धारा की बात की जाए तो कुल धारा मतलब I बराबर हो जाएगा E बटे कुल प्रतिरोध कितना है nr प्लस r/n। n ऊपर चले जाएगा तो I का मान हो जाएगा ne बटे nr प्लस r। तो ये हमें मिलता है कुल धारा। इस आधार पर भी हम दो क्रम या दो कंडीशंस लेते हैं और ये कंडीशंस ये कहती हैं कि यदि हमारे लिए आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बाह्य प्रतिरोध अधिक होगा तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है और आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो ये हमारे लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे भी हम दो कंडीशंस लेते हैं। ये दो कंडीशंस ये है कि R यदि अधिक है छोटे r से मतलब बाह्य प्रतिरोध अधिक है तो ऐसे संबंध में हमारे लिए मान जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। जबकि श्रेणी क्रम में ये बात उल्टी होती है। श्रेणी क्रम में ये कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम लोग। यदि हमारे लिए बाह्य प्रतिरोध अधिक है तो ये हमारे लिए उपयोगी है और आंतरिक प्रतिरोध यदि अधिक है तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। पर ये बात यहाँ पे क्या होती है, उल्टी होती है। यहाँ पर ये मान r यदि अधिक है तो हमारे लिए I का मान कितना हो जाएगा ne बटे nr, n से n कट जाएगा e बटे r। और दूसरा मान जो है वो ये कहता है कि यदि आंतरिक प्रतिरोध अधिक है तो ऐसे आधार पर हम बाह्य प्रतिरोध को नगण्य मानते हैं। मतलब सेलों के समांतर संयोजन तब लाभप्रद सिद्ध होता है जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के सापेक्ष अधिक होगा। मतलब आंतरिक प्रतिरोध यदि ज़्यादा होगा तो हमारे लिए ne बटे r ये मान हमारे लिए क्या होगा, लाभप्रद होगा। तो दोनों चीज़ों में थोड़ा सा सामने देखें, ध्यान दें। जब हम बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध की तो आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, वहीं तभी वो लाभप्रद है। और जब हम समांतर क्रम में बात करते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध हमारे लिए क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए और इस आधार पर वो हमें अधिक धारा प्रवाहित करके देंगे। ठीक है, आखिरी जो संयोजन की प्रक्रिया है और तीसरी उसे हम कहते हैं मिश्रित संयोजन। मिश्रित संयोजन का मतलब है जिस तरह के संयोजन में आपके पास कहते हैं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम
दोनों तरह के सेलों को हम जोड़ने में उपयोग करते हैं। मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास n नंबर के सेल एक रो में, एक क्रम में n नंबर के सेल जुड़े हैं और ऐसे कई पद हमारे पास हैं जो इनके साथ जोड़े गए हैं और सब में एक जैसे एक संख्या के सेल जोड़े हैं और इनको हमने एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा। ठीक, इस आधार पर जब हम बात करते हैं तो इस आधार पर सबसे पहले हम बात करते हैं कुल सेलों की एक पंक्ति संख्या। एक पंक्ति में मतलब एक रो में कितने सेल लगे। एक रो में हम मान लेते हैं कि हमारे पास n नंबर के सेल लगे, तो ऐसे समय पे कुल आंतरिक प्रतिरोध एक पंक्ति का कितना हो जाएगा, R प्लस R प्लस R, मतलब कितना हो जाएगा, NR के बराबर। ठीक, ऐसे हमारे पास कितनी पंक्तियां, तो कुल पंक्तियों की संख्या, यदि हमारे पास m संख्या है, मतलब m पंक्तियां 1 2 3 ऐसे m पंक्तियां हैं, तो हमारे लिए आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो हमारे लिए कुल आंतरिक प्रतिरोध एक हर पंक्ति का कितना हो जाएगा, कुल मतलब पूरा, वो हम लेते हैं 1/r डैश बराबर 1/nr प्लस 1/nr। ऐसे करके हम कितने बार तक जाएंगे, m बार तक जाएंगे, क्योंकि एक रो हमारी आंतरिक प्रतिरोध कितना है, nr। हमारे पास कितने रो, कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां। तो उस m पंक्तियों के आधार पर कुल आंतरिक प्रतिरोध 1/r डैश बराबर 1/nr प्लस 1/nr कितनी दफे होगा, m दफे। तो हमारे लिए 1/r डैश का मान कितना हो जाएगा, m/n। तो r डैश का मान कितना हो जाएगा, nr/n। कुल प्रतिरोध की बात की जाए, कुल प्रतिरोध क्योंकि हमने बाह्य प्रतिरोध भी लगाया है, तो इस आधार पर क्या होगा, r प्लस r डैश। तो हमारे लिए ये हो जाएगा r डैश का मान कितना है, nr/m। हम लघुत्तम लेते हैं m, ये हो जाएगा mr प्लस nr। ये क्या निकला हमारा, कुल प्रतिरोध। अब हम धारा की बात करते हैं, तो एक रो में हमारे पास n नंबर के सेल लगे, तो कुल EMF एक पंक्ति का कितना हो जाएगा, NE। ठीक, अब ऐसी कितनी पंक्तियां हमारे समांतर क्रम में लगी, m, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये EMF समांतर क्रम में कितना मिलेगा, कुल EMF NE के बराबर ही मिलेगा। क्योंकि समांतर क्रम में हमने पढ़ा है कि जो EMF एक पंक्ति का होता है वही सारी पंक्तियों का होता है, पर एक पंक्ति में हमारे पास कितना कुल EMF है, NE। तो हमारी हर पंक्ति में टोटल EMF कितना हो जाएगा, NE। अब हम बात करते हैं कुल धारा। कुल धारा मतलब I बराबर हमारे लिए हो जाएगा कुल EMF बटे कुल प्रतिरोध। इस आधार पर यदि हम I का मान निकालते हैं तो कुल EMF हमारे लिए कितना है, NE बटे हमारे लिए कुल प्रतिरोध कितना है, MR प्लस NR बटे M। ये M ऊपर चले जाएगा तो I का मान कितना हो जाएगा, MNE/MR प्लस NR। ये हमें मिलता है कुल धारा। इस कुल धारा की पद्धति के क्रम में यदि आप बात करें तो मिश्रित संयोजन द्वारा अधिकतम धारा तब ज्ञात होती है या तो आंतरिक प्रतिरोध पूरी तरह से नगण्य हो जाए 0, या बाह्य प्रतिरोध पूरे से क्या हो जाए, 0। तो मिश्रित संयोजन द्वारा अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि मिश्रित संयोजन में जुड़े सभी सेलों का संयुक्त आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। मतलब यदि आंतरिक
किसी एक को शून्य मान लेंगे तो इस आधार पर हमें अधिकतम धारा मिलेगी। मतलब यदि हम इसे बराबर मान लें तो हमारे लिए कितना हो जाएगा, दुगना। तो दुगने के आधार पर यदि हम लें तो हमारे लिए I बराबर कुल EMF का मान हमारे लिए कितना हो जाएगा, यदि हम ME लेते हैं तो बटे क्या हो जाएगा, ट्वाइस R, और यदि I बराबर लेते हैं तो NE बटे कैपिटल R। मतलब यदि आप मैक्सिमम करंट निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम करंट के आधार पर दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो पहला जो लास्ट थर्ड जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ख़त्म नहीं होता है, इसमें एक टॉपिक छोटा सा और बचा है जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में